नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खनन व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि राशन वितरण में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मंत्री ने बताया कि दिव्यांग लाभार्थियों को 100% घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और राशन पहुंचाने की सूचना लाभार्थी के मोबाइल पर भी दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति से अन्नपूर्ण भवन बनाए जाएंगे, जहां बैठने और पेयजल की सुविधा भी होगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि विवाह के बाद बेटियों को उनके वर्तमान निवास स्थान पर भी राशन की सुविधा मिलेगी। और उन्होंने दावा किया है कि इस बार 55.79 लाख किसानों से 265 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। और मनोज पांडे ने कहा है कि प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के राशन वितरण हो रहा है और बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं एक जो महत्वपूर्ण हम लोगों का बिंदु है, जो हम लोग नई चीजें आज इस विभाग पर मजबूती से कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव में वृद्ध, दिव्यांग, असहाय लोग हैं जो राशन की दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। 100% हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वृद्ध, दिव्यांग लोग, निराश्रित लोग जिनके परिवार में भी कोई नहीं, उनको 100% राशन उनके ही घर पर हम लोग पहुंचाने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर कर रहे हैं। इसको और प्रभावशाली करने जा रहे हैं। राशन, उनकी खाद्य सामग्री जिस दिन हमारे गोडाउन से चलेगी, हम लोगों ने अभी ये व्यवस्था की है कि 100% जो लाभार्थी हैं उनके मोबाइल पर ये मैसेज के द्वारा उन्हें सूचना दी जाएगी कि वो अपना अनाज इन डेटों में उठा लें। उनका अनाज यहाँ से भेजा जा चुका है, जिससे कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जो लाभार्थी हैं उनके बीच में कोई कंफ्यूजन न रह जाए और लाभार्थियों को ये मालूम हो जाए कि हमारा राशन हमारी कोटे की दुकान पर आ गया है। इसको हम लोगों ने 100% नई हम लोगों ने योजना शुरू की है कि जिसमें 100% अब हम लोग लाभार्थी को मैसेज करके उसको सूचना उसके जो खाद्यान्न है उनको देने का कर रहे हैं। राशन की दुकानें प्राय हम लोग कालांतर में देखते थे, कोई एक कोठरी हुआ करती थी गांव की गलियों में, तंग गलियों में, कच्चे मकान में, छपरे के नीचे लोग राशन बांटते थे। पानी गिरा, ओलावृष्टि हुई, कुछ हुई, खाद्यान्न भी खराब होता था। भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर बहुत प्रभावशाली कदम उठाया और अन्नपूर्णा भवन के नाम से हर ग्राम पंचायत और कोटे पर हम लोगों की आगे योजना है कि जिसमें हम लोग अन्नपूर्णा भवन बनाएंगे। आप देखेंगे कि पिछली बार भी 200 करोड़ के विभागीय बजट से लगभग 2576 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, जो लगभग कंप्लीट की ओर है। वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें हम बचे हुए नए जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जहां हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, वहां अन्नपूर्णा भवन का चिन्हांकन कराएंगे और इसको पीएम गति शक्ति के माध्यम से स्थल का चयन करेंगे। पीएम गति शक्ति का नाम मैंने इसलिए लिया कि अन्नपूर्णा भवन जहां बने वो रोड से कनेक्ट हो, गांव की आबादी से बहुत दूर ना हो और जो लाभार्थी हैं वो आसानी से वहां पहुंच सके और उसका उपयोग हो सके। एक नई सुविधा का भी हम सब लोग देने पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो जनता के बीच में होगी कि जो हमारे अन्नपूर्णा भवन या हमारी राशन की दुकानें हैं, इन पर जो हमारा गरीब लाभार्थी आता है, हम लोगों के यहाँ परंपराएं हैं भारत में कि
हम लोग कहते हैं कि अगर हम सूखा रूखा भी खिलाते हैं और सम्मान से खिलाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसमें ज़्यादा आनंद आता है। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं, कौशल विकास और रोजगार को लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा है कि सजा भविष्य की तभी संभव है जब अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो और इसके लिए दूरदर्शी सरकार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि वर्ष 2014 में कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना युवाओं के लिए बड़ा कदम था और योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी, कौशल विकास की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी और सरकारी नौकरियां एक परिवार तक सीमित थी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार युवाओं को बेहतर अवसर और सुरक्षित माहौल देने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। दो 2017 आप में से जितने युवा हैं तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले। स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, लखनऊ में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने संगठन को लेकर लगातार बैठकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारियों और विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के साथ साथ सांसदों और विधायकों के साथ बैठकें हो रही है। और गौतम ने कहा है कि सभी चर्चा के बाद संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति को विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने छात्रों और किसानों को संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है।
सर, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन की बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखने वाले हैं और क्या कुछ चर्चा होगी? आज पूरे संगठन के बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे 6 के 6 सह प्रभारियों से और उसके साथ साथ जो अलग अलग हमारे फ्रंटल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, लीगल हो गया, वॉर रूम हो गया, हमारा स्पोक्स पर्सन्स का हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ, फ्रंटल्स के साथ, यूथ हो गया, हमारा एनएसयूआई हो गया, उन सब के साथ आज और कल अलग अलग मीटिंग्स हैं और जिसमें हमारे जो चुनाव अब तक लड़े हैं सांसद का, उन सब के साथ भी मीटिंग है। हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े हैं उनके साथ भी मीटिंग है। जो महिलाएं लड़ी हैं पिछली बार, उन सब के साथ मीटिंग है और सबके साथ मिल के बातचीत करके हम आगे का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे और जल्दी से जल्दी हम अपना संगठन चुस्त दुरुस्त करेंगे। इस कार्रवाई के साथ साथ तब अगला हमारा कदम जो शुरू हो चुका है, जिस पे अभी हमने अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में हमने मीटिंगें शुरू की हैं, जिसमें दलित समाज के लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, हमने इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग की है, हमने एडवोकेट्स के साथ अलग मीटिंग की है, हमने प्रोफेसर्स के साथ अलग मीटिंग की है, डॉक्टर्स के साथ अलग मीटिंग की है, हमने व्यापारियों के साथ अलग मीटिंग की है। तो मीटिंग का दौर जारी है और हमने छात्रों के साथ भी संवाद किया है, अलग से यूथ के साथ भी किया है, ताकि यूथ के मुद्दे क्या हैं, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, देश में दलितों के मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के मुद्दे क्या हैं, जो एक लायर्स कम्युनिटी है उनके मुद्दे क्या हैं, उन तमाम से बात करके, किसानों के साथ भी मैं किसान पंचायत अभी करके आया हूँ, उनसे भी जानना है कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो उन सब से बात करके बहुत जल्द हमारी मैनिफेस्टो कमेटी भी बनेगी, जिसमें हम लोग जनता के साथ अलग अलग वर्गों से जो चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर एक घोषणा पत्र तैयार होगा, जिसको नाम दिया जाएगा जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे। तो लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हैं, आज भी और कल भी। 2 दिन की मीटिंग के बाद हम पूरे तरीके से ज़मीन पे पूरे संगठन को उतार देंगे और जनता के बीच जाकर, जनता के साथ चर्चा करके, लोगों के साथ बातचीत करके इस बार तानाशाही सरकार से मुक्त कराने का हमने जो संकल्प लिया है, जिस पार्टी ने मुंबई में एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि परिसीमन से जुड़ा कोई विधेयक या प्रस्ताव अभी उनके पास नहीं आया है और इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। और सूले ने कहा है कि जब विधेयक आएगा तब इंडिया गठबंधन के भीतर विस्तार से चर्चा कर अपना रुख तय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने परिसीमन की कोई मांग नहीं की है, बल्कि उनकी मांग है कि महिलाओं के लिए पारित 33% आरक्षण को जल्द लागू किया जाए। ये बढ़ाने की बात होगी तो क्या एनसीपी समर्थन करेगी, क्या एनडीए के साथ आप जुड़ेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं, इसका जवाब आप दीजिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है, कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई, इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की, हम सिर्फ कह रहे कि 33%। दिल्ली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा है कि 2014 में से पहले देश में
कॉमनवेल्थ, चारा और कोयला जैसे कई घोटाले हुए, जिसके बाद जनता ने यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। और शिंदे ने दावा किया है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने तेजी से विकास किया है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कि पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो, अगर वो आरोपी होते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो उनकी स्वतः ही कुर्सी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इसमें कई तरह की बात कर रहा है कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से लाया जा रहा है। आप इसको कैसा मानते हैं? इस बिल को केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है, जो किसी के पास है, पीएम हो या सीएम हो, अगर मामला तो देखिए अभी पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है, तो वो क्यों लाते? 2014 वाली बात के ऊपर मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन 2014 से पहले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, इतने घोटाले अब हर रोज बड़े पूरे फ्रंट पेज में हम वही पढ़ते थे। और इसलिए 2014 को यूपीए कांग्रेस सरकार को जनता ने हटाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुस्तफा कमाल के निधन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीनगर में उन्होंने कहा है कि यहाँ उनके लिए बेहद कठिन समय है। और उमर अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा कमाल को एक कुशल चिकित्सक बताते हुए कहा है कि उन्होंने जीवन भर गरीबों की सेवा की। और उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल 1983 में विधायक बने और बाद में 2 बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया, यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वजीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे, उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहां जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा एमएलए रहे, पहले तो एमएलसी बने, फिर 87 में एमएलए बने। चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद पी सेलो ने तमिल गायत्री कजगम पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मिले एक वीडियो में कथित तौर पर एक टीवी के पदाधिकारी सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर पैसा मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मनोज सेल्वम ने कहा है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच गई थी, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 100 दिवसीय रोजगार योजना में भी कथित तौर पर पक्षपात की बात सामने आई है। और बीजेपी नेता ने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व अपने संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो व्यवस्था में बदलाव का दावा कैसे कर सकता है। Came to power, tried to win the people's mandate by talking about the extremely corrupt DMK, is now starting to expose itself as an even greater evil, a greater danger force where corruption is just growing rampantly.
just making public appearances and talking about being not corrupt is not going to serve the purpose. The grassroots level corruption seems to be extremely high, and in a video which I had received and I had also posted, it is alleged that a TVK functionary has been demanding money to give a contract from a केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी के बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 15 करोड़ पर्यटक काशी आते हैं और बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए शहर के लिए 2 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि वरुणा नदी के किनारे 6 से 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर तथा गंगा के किनारे 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद काशी के ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान होगा और शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। कोलकाता में बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दुर्गा पूजा समितियों और टीएमसी के 21 जुलाई रैली को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की पूजा समिति से जुड़े और किसी भी पूजा आयोजन में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने कहा है कि स्थायी लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और जो लोग वर्षों से पूजा का आयोजन कर रहे हैं उन्हें बिना वादा अपना करने की दिया जाए। और वही टीएमसी के 21 जुलाई रैली पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इससे कोई आपत्ति नहीं है और आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ भी टिप्पणी की है कि 21 जुलाई की रैली का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। प्रेसिडेंट, आप इस तरह के रूमर्स फैले जा रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? तो मेरा बाजार अच्छा है, मेरा नाम पर रूमर फैला जा रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, इसी चेहरे में कभी अध्यक्ष बन सकते किसी पूजा में? पूजा तो आनंद का विषय है, वो सुंदरता की प्रतीक है, वो रोशनियों का एक आवेश में जनता को रखने की वाला चीज है। हमारा चेहरा का आदमी को अगर अध्यक्ष बना दिया किसी पूजा कमेटी तो उसका क्रेज खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सारे विधायकों को हमने स्पष्ट वार्ता दे दिया है, जो अपने चुनाव क्षेत्र से व्यस्त है उसी जगह में किसी पूजा का अध्यक्ष बन सकते हैं, उसका सहयोगी बने। किसी ने भी पूजा का ऊपर दखलदारी करने का कोशिश मत करें। जो स्थानीय जन समुदाय है अपने मोहल्ला के पूजा लेकर के उसका भी एक भावना है, उसमें ठेस मत पहुंचा। पूजा जो लोग करते हैं करने दो। रात फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहिए हम टीवी भारत।